हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय। ठीक है, हम जैसे कि मनोविज्ञान के इतने टॉपिक आगे पढ़ चुके हैं, अब उनके संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है संरचनावाद। इसमें ये होता है कि संप्रदाय के प्रवर्तक थे विलियम वुंड, जो जर्मनी के थे, और दूसरे थे टिचनर। कौन कौन थे प्रवर्तक? विलियम वुंड जर्मनी के थे और टिचनर। दूसरी बात इसके संरचनावाद में है वो है इस विचारधारा में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानना है। संरचनावाद क्या कहता है कि मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान है। यानी कि जब व्यक्ति जागृत अवस्था में होता है, चेतना अवस्था में होता है, तो उसका विज्ञान मनोविज्ञान है। तीसरी बात इसने मानी है कि संरचनावाद में अंतर्दर्शनात्मक विश्लेषण के माध्यम से मन एवं चेतना के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाता है ना। संरचनावाद में क्या पता लगाया जाता है कि अंतर्दर्शनात्मक आदमी अंतर मन से क्या देखता है, सोचता है, समझता है, उनके विश्लेषण के आधार पर मन एवं चेतना के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। चौथी इसमें बात थी कि ये संप्रदाय मनोवैज्ञानिक अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर बल देता है। ये थोड़ा सा इस बात पे ज़रूर बल दे रहा है कि कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है तो उसमें वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग जरूर करना चाहिए। तो ये बात किसने कही थी? चारों बातें संरचनावाद में बताई गई थी। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे प्रकार्यवाद या कार्यात्मकवाद। इसकी पहली बात ये थी कि इसके प्रवर्तक विलियम जेम्स, जॉन डेवी और जेम्स एंजल। कौन कौन थे प्रवर्तक? विलियम जेम्स, जॉन डेवी, जेम्स एंजल। दूसरी बात है इसमें कि कार्यात्मकवादियों ने व्यवहार एवं मानसिक जीवन के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। क्या किया कार्यात्मकवादियों ने? व्यवहार एवं मानसिक जीवन के जो सिद्धांत थे उनको प्रतिपादित किया था। किसने किया था? कार्यात्मकवादियों ने। तीसरी जो बात थी, देखो दूसरी जो बात थी इसमें कि कार्यात्मकवादियों ने व्यवहार एवं मानसिक जीवन के सिद्धांतों को मतलब अपने मन से, कर्म से, है ना, सिद्धांतवादी होना चाहिए व्यक्ति को। जैसे उसने ईमानदारी का सिद्धांत अपना लिया, सत्यनिष्ठा का सिद्धांत अपना लिया, कर्तव्य पालन का सिद्धांत अपना लिया, देशभक्ति का सिद्धांत अपना लिया। ये जो भी बातें उसने अपने मन में और अपने कार्यों में की है ना। तो जो व्यक्ति मानसिक रूप से सोचता है वही वह कार्य करता है। तो कार्यात्मकवादी ने क्या बताया कि व्यवहार एवं मानसिक जीवन के सिद्धांतों का प्रतिपादन इसमें किया है। किसने? प्रकार्यवाद में। तीसरी बात थी इसमें संप्रदाय ने संपूर्ण व्यक्ति के अध्ययन पर बल देकर मनोविज्ञान एवं जीवन विज्ञान में घनिष्ठ संबंध स्थापित किया है। इस संप्रदाय ने क्या किया कि संपूर्ण व्यक्ति के अध्ययन पर बल दिया है ना। व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का उसमें अध्ययन होना चाहिए। वो कैसे सोचता है, कैसे करता है, क्या करता है, कैसे उसकी विचारधाराएं बदलती है, किस प्रकार के वो कर्म कर रहा है और क्या उसकी गतिविधियां हैं, उसकी बनावट कैसी है, सारी बातों पे उसने जोर दिया है। तो ये जिस वजह से क्या हुआ कि जो मनोविज्ञान था वो जीव विज्ञान से संबंधित हो गया। कि जीव विज्ञान से तुलना करके देखे जाए तो मनोविज्ञान की बहुत सारी बातें इसमें मिल जाती है। जो चौथे नंबर की बात थी वो थी कि इस संप्रदाय का उद्देश्य उन क्रियाओं को ज्ञात करना होता है जो व्यक्ति को प्रेरणा प्रदान करती है। अब इसमें ये है कि व्यक्ति कार्य तो कर रहा है, लेकिन वो कौन सी किस तरह से उन क्रियाओं को कर रहा है। किसी से प्रेरित होकर कर रहा है, किसी समझ के कर रहा है, या रुचि के अनुसार कर रहा है। तो ये देखना, ज्ञात करना जरूरी है कि किस व्यक्ति से प्रेरणा पाकर या किस वस्तु से प्रेरणा पाकर वो उन क्रियाओं को करता है। तो पांचवी बात थी वो थी कि प्रकार्यवाद में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की उपयोगिता पर अधिक बल देते हैं। पाठ्यक्रम जो निर्धारित किया गया है उसमें विषय वस्तु यानी कि उसके टॉपिक, उसके चैप्टर किस प्रकार से लिए गए हैं, वो उपयोगी है या नहीं है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अगली बात जो है इसमें प्रकार्यवाद में वो है बाल मनोविज्ञान, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व भिन्नता आदि प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपागमों को सर्वप्रथम इस संप्रदाय ने ही प्रस्तुत किया। कौन सा? एक तो बाल मनोविज्ञान, यानी कि यदि बालक का मनोविज्ञान नहीं पढ़ेंगे तो उसे समझेंगे कैसे और उसकी समस्याओं का हल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उस पे भी जोर दिया है। फिर है बुद्धि परीक्षण कि बालक की उम्र की, शारीरिक उम्र कितनी है, मानसिक उम्र कितनी है ना, वास्तविक उम्र कितनी है
और मानसिक उम्र कितनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका बुद्धि परीक्षण हुआ। व्यक्तिक भिन्नता यानी कि एक बालक में जो बात है दूसरे बालक में वो बात नहीं है, बल्कि उसके अंदर दूसरी बात है ना। दोनों में अलग अलग भिन्नताएं नजर आती है। तो इन मनोवैज्ञानिक उपागमों को सर्वप्रथम इस संप्रदाय ने प्रस्तुत किया। साहचर्यवाद, इसके प्रवर्तक थे जॉन लॉक, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, बर्कले। अब कौन सा वाद पढ़ रहे हैं अपन? साहचर्यवाद। प्रकार्यवाद का पॉइंट एफ तक कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे साहचर्यवाद। इसके प्रवर्तक थे जॉन लॉक, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर और बर्कले। ठीक है, और इसमें आगे जो बात है, इस विचारधारा में स्पंदन ने विस्मृति में ज्ञात साहचर्य को स्वीकार किया। स्पंदन यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती है ना, जिगजैग जो आती है स्मृति में, हमारे दिल में, दिमाग में कौन सी चीज़ कब से बैठी हुई है ना। तो इस विचारधारा में स्पंदन और स्मृति में ज्ञात साहचर्य को स्वीकार किया है। उसके आधार पर व्यक्ति क्या करता है? साहचर्य करता है, व्यवहार करता है, तो उसको स्वीकार किया गया है। आधुनिक साहचर्यवाद में साहचर्य का संबंध विचारों के साहचर्य से हटकर उद्दीपक अनुक्रिया के साहचर्य से स्थापित किया गया। जब आधुनिक साहचर्यवाद की बात आई तो इसमें क्या क्या कि भाई विचारों का तो होता ही है ना, लेकिन उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया के साहचर्य से स्थापित किया गया कि व्यक्ति किस चीज़ से उद्दीपक हो रहा है, मतलब ये उत्तेजित हो रहा है या प्रोत्साहित हो रहा है या समझ रहा है, और उसके बाद वो अनुक्रिया कर रहा है। कौन सा उद्दीपक उसको है जो क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है ना। तो जैसे वो उसमें बताया था ना, पावलोव के सिद्धांत में कैसे किया था कि एक डॉग था, उसको रोटी दिखाई जाती थी, रोटी देखते उसके मुंह में लार आ जाता था। फिर क्या किया? रोटी दिखाई, घंटी बजाई, तब भी उसके मुंह में लार आ गया। फिर एक बार सिर्फ उद्दीपक के रूप में क्या, सिर्फ घंटी बजाई, तब भी उसके मुंह में लार आ गया। तो उद्दीपक उस समय क्या थी? रोटी थी पहले, फिर रोटी और घंटी हुई, और फिर उसे लगा कि जैसे घंटी बजती है रोटी आई जाती है, तो घंटी बिना रोटी के सिर्फ सीधी घंटी बजा दी गई, तब भी उसके मुँह में लार आ गया, यानी कि अनुक्रिया हो गई। तो उद्दीपक क्या था? रोटी थी और घंटी थी। एक दो कुछ टाइम तक तो रोटी और घंटी दोनों रही, और फिर एक टाइम पर सिर्फ घंटी ही रही। ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि आधुनिक साहचर्यवाद में साहचर्य का संबंध विचारों के साहचर्य से हटकर, भाई विचारों में तो है ही सही, है ना, उसके मन में, विचारों में, जो स्मृति में जो चीज़ें हैं वो तो है ही, लेकिन उसको उद्दीपक कौन दे रहा है ना, उसको बढ़ावा कौन दे रहा है, कौन सी चीज़ से वो उत्तेजित हो रहा है, और उसी के अनुसार वो अनुक्रिया कर रहा है, जिससे प्रयोगात्मक जांच संभव हो सके। आधुनिक साहचर्यवादियों में पावलोव, थॉर्नडाइक, एबिंगहास प्रमुख है। कौन से साहचर्यवादी? पावलोव, थॉर्नडाइक, एबिंगहास प्रमुख है। चौथे नंबर के सिद्धांत पे हम चलते हैं। गेस्टाल्टवाद, समग्रवाद। प्रवर्तक थे जर्मनी के मैक्स वर्दीमन, कुर्ट कोफ्ता, वॉल्फगैंग कोहलर। ठीक है। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र रूप। समग्र यानी सारा रूप, सारी बातें जो उसके अंदर है, सभी तरह से उसको देखना। ठीक है। क्या होता है इसका? समग्र रूप। आगे इसमें है तीसरे नंबर पे जो बात है वो है कि इस विचारधारा के अनुसार मनोविज्ञान को व्यवहार एवं अनुभव का अध्ययन करना चाहिए। मनोविज्ञान को क्या करना चाहिए कि व्यवहार एवं अनुभव, कि आदमी का व्यवहार कैसा होना चाहिए और उसके अनुभव कौन कौन से होने चाहिए। इस बात पे यदि बचपन से ही ध्यान दिया जाए, बालक को किस तरह का अनुभव कराना है, उसको किस तरह का व्यवहार उसका डेवलप करना है, तो बचपन से ही इस चीज़ को सुधारा जा सकता है, उसकी गलतियों को, उसकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। तो व्यवहार और अनुभव किस तरीके का है, तो उसका अध्ययन पे इस पे जोर दिया। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण अधिगम पद्धति इसी विचारधारा की देन है। पूर्ण से अंश की ओर यानी कि जैसे हमने एक बार क्या किया कि संपूर्ण किसी का पूरा चित्र देखा, है ना, संपूर्णता उसमें देखी, फिर उसके बाद कहा, किसी से कहा, एक चित्र दिखाया किसी को पूरा, है ना, कोई आदम का चित्र दिखाया, पूरा चित्र दिखाया,
उसके बाद किसी से जिसको हमने चित्र दिखाया था उससे कहा कि उसकी आंखें कैसी थी ये बनाओ। तो पूर्ण से अंश की ओर। शिक्षण अधिगम पद्धति इसी विचारधारा की देन है, यानी कि उसके संपूर्ण व्यवहार का, उसके अनुभवों का अध्ययन इसमें करें, तब हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ये व्यक्ति इस विचारधारा की ओर होगा। 5वें नंबर पे आता है व्यवहारवाद। प्रवर्तक थे जॉन रॉड्स वाटसन। कौन थे व्यवहारवाद के? वाटसन, 1912। दूसरे नंबर की इसमें बात थी व्यवहारवाद में, वो थी इस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहार की व्याख्या, नियंत्रण एवं उसके संबंध में भविष्यवाणी करना है। इस संप्रदाय के अनुसार क्या था? मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहार की व्याख्या, नियंत्रण एवं उसके संबंध में भविष्यवाणी करना है। क्या है? तो प्रवर्तक कौन है? जॉन रॉड्स वाटसन। और संप्रदाय के अनुसार क्या था कि मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहार की व्याख्या। मानव जो व्यवहार करता है ना, तो मानव व्यवहार कब करता है? जब उसके अंतर मन में विचार आते हैं तभी तो व्यवहार करेगा। उसके किसी के प्रति उसके मन में क्रोध है तो क्रोध का व्यवहार करेगा, किसी के प्रति अच्छी भावनाएं हैं तो उसके अच्छा व्यवहार करेगा। फिर उसका क्या है कि व्यवहार की व्याख्या तो अपन ने कर ली, हमने पूरा देखा कि कब किस तरह का व्यवहार कर रहा है ना। नियंत्रण में उसके संबंध में भविष्यवाणी करना है, यानी कि कहाँ पर उसका नियंत्रण है। ये सारी बातें उसकी भविष्यवाणी की, भविष्य में वो कैसा होगा उसकी भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। 6वें नंबर पे आता है मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, इसके प्रवर्तक है सिगमंड फ्रायड, जो वियना के थे। एकमात्र संप्रदाय जिसकी स्थापना नैदानिक परिसर में हुई थी। ठीक है, कौन सा संप्रदाय? इससे मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय की स्थापना कहाँ हुई थी? नैदानिक परिसर में हुई थी। और इस संप्रदाय ने छात्र केंद्रित तथा बच्चों को अधिकतम स्वतंत्रता देने की सिफारिश की। इसने सिगमंड फ्रायड ने बताया कि जो शिक्षा है, जो व्यवहार है, तो कैसा होना चाहिए? भी छात्र केंद्रित होना चाहिए। बच्चों को अधिकतम स्वतंत्रता दी जाए, उन्हें किसी किताबों के बोझ तले नहीं दबाया जाए, बल्कि उन्हें स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, इसमें डी बात जो थी, 4थे नंबर की बात जो थी कि फ्रायड ने प्रारंभिक शिशु शिक्षा की प्रेरणा दी, यानी कि बालक को जन्म से ही जब वो शिशु होता है तभी उसकी शिक्षा की ओर प्रयास कर लेना चाहिए, या उसे ट्रेनिंग देना चाहिए, या उसे शिक्षा देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके। 7वें नंबर पे जो संप्रदाय आता है वो है प्रयोजनवादी प्रेरकीय संप्रदाय। ठीक है, इसके प्रवर्तक थे विलियम मैकडूगल। कौन थे प्रवर्तक? विलियम मैकडूगल। और इस संप्रदाय में आत्मसम्मान को विशेष महत्व दिया गया। किसको महत्व दिया गया था? आत्मसम्मान को, यानी कि व्यक्ति अपना आत्मसम्मान, किसी चीज़ में अपमान और किसी चीज़ में सम्मान महसूस करता है तो उस चीज़ को प्रोत्साहित विशेष महत्व दिया है। इस संप्रदाय की विचारधारा है कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई प्रयोजन अवश्य होता है। व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसके पीछे कोई न कोई प्रयोजन अवश्य होता है ना। यदि व्यक्ति पढ़ लिख रहा है, पेरेंट्स बहुत पढ़ा रहे हैं उसको, तो चाहते हैं कि बड़ा होकर अच्छी नौकरी करे, अच्छे पद पे पहुँचे। कोई बच्चे, किसी के घर में बिजनेस का माहौल है, वो देखते हैं कि अरे बहुत पढ़ाई करने के बाद भी नौकरियाँ नहीं मिल रही, ज़्यादा पढ़ा के बच्चे को क्या करेंगे, तो इतना ज्ञान हो जाए कि ये दुकान संभालने लायक या हमारा बिज़नेस संभालने लायक हो जाए, उसके बाद ही हम इसे बिज़नेस में लगा देंगे। तो क्या विचारधारा है? बच्चों को बड़ा करने सिखाने के पीछे क्या है? कुछ तो उसे शिक्षा दिलाकर नौकरी कराना चाहते हैं, और कुछ उसे शिक्षा इतनी ही दिलाना चाहते हैं जिनसे वो उसका बिजनेस संभाल ले। तो इसकी विचारधारा है प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है। ठीक है, जैसे क्या है, जैसे हिंदुओं की विचारधारा है कि नए सुबह रोज नहा धोकर सीधे भगवान के दर्शन करें, मंदिर दर्शन करने जाएं, ईश्वर को प्रणाम करें, प्रार्थना करें, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें, है ना। अन्य संप्रदायों का भी होता है कि सवेरे उठकर उनका नियम होता है, वो अपने मस्जिद में या अपने गुरुद्वारे में या अपने चर्च में जाते हैं और वैसे ही अपने नियम का पालन करते हैं, और वैसे ही वो बुक्स पढ़ते हैं, तो उनके अंदर वही विचारधाराएँ पनपती है। ठीक है, उसी के अनुसार वो कार्य करते हैं और जीवन जीते हैं।
तो संप्रदाय की विचारधारा है कि प्रत्येक कार्य के पीछे, ये कौन सिखाता है? बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से वो किसी जाति का नहीं होता, किसी संप्रदाय का नहीं होता, लेकिन समाज का, परिवार का वातावरण उसे ये सब बातें बताता है और बालक उसके अनुसार कार्य करना सीख जाता है। तो उसके पीछे क्या कार्य होता है? बालक को बताया जाता है कि तुम ये कार्य करो, है ना, या फिर बालक उनसे हट के कोई काम करे। जैसे कि एक डामोर जनजाति है, ठीक है, तो उसके जो वे लोग होते हैं, डामोर जनजाति के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, महिलाएं पढ़ती नहीं है, पुरुष भी बहुत ही कम मात्रा में पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, उनमें से कोई व्यक्ति जिसने पढ़ाई में रुचि ली, वो फिर वहाँ इस अपने गांव से स्कूलिंग किया, उसके बाद शहर में पढ़ा, शहर से पढ़ के वो आईएएस की पोस्ट तक पहुँच गया। तो उसका कहीं ना कहीं प्रयोजन था, उसकी शिक्षा में रुचि, अधिकारी बनने की इच्छा, है ना, उसके अंदर विचारधारा पनपी कि नहीं मैं अधिकारी बनूं। बचपन से ये विचारधारा पनपी, क्योंकि उसके गांव में बड़े बड़े अधिकारी आते थे और वो उस जनजाति के लोगों के कार्य व्यवहार को समझने का प्रयास करते थे। उनको देख के उनके मन में, उस बच्चे के मन में विचारधारा बन गई, आईएएस के पोस्ट पर पहुंच गया। तो प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई प्रयोजन अवश्य होता है। जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो उसके मन में ये विचारधारा थी कि एक दिन मैं भी अधिकारी बनूंगा, और उस जनजाति को फिर उसने प्रोत्साहन दिया कि मेरी जाति का नाम रोशन, उसकी जाति का नाम तो रोशन हुआ ही सही, अरे इस जाति का एक व्यक्ति आईएएस बन गया, ठीक है। तो उसने अपनी जाति के जितने भी लोग थे, जिन जनजाति से वो बिलोंग करता था, उसने वहाँ की पढ़ाई को प्रोत्साहन किया और वहाँ के लिए बहुत अच्छे सामाजिक कार्य किए, जिससे वो आदिवासी तरीके से ना रहे बल्कि शिक्षा से जुड़े और सभ्य मनुष्य बनकर जीवन व्यतीत करें, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।